हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। अच्छी चल रही होगी। आज अपन 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं, अपन की नई नई शुरुआत है इस सब्जेक्ट में कि फिजिक्स। अब अभी आप 11th क्लास में आए हो, 10th क्लास पास आउट करके 11th में आए हो, तो आपने जो सब्जेक्ट चूज की है वो सही चूज की है या गलत चूज की है, ये आपको आपने अपने गाइडेंस के द्वारा किसी से पूछा होगा, तब जाके अपन आपने ये अपनी जो सब्जेक्ट है वो पसंद करी है या चूज करी है कि हमें इस फील्ड में जाने का मौका मिलेगा, हमें इस सब्जेक्ट से इस फील्ड में जाने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो आपने, जैसे कोई स्टूडेंट तो होगा जिसने बायोलॉजी पसंद करी होगी या कोई स्टूडेंट होगा जिसने मैथ सब्जेक्ट ली होगी। तो जो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो तो दोनों में कॉमन है। तो जो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो आपको, यदि आपने उसको इंटरेस्ट के साथ यदि पढ़ा है या इंटरेस्ट के साथ यदि अभी पढ़ोगे, तो मैं कह रहा हूं या कोई भी कहेगा कि इस सब्जेक्ट को लेकर के आपको इतनी, यानी मैं कह सकता हूं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो आपके सामने पॉसिबिलिटीज हैं अपने कैरियर की, वो खुलने वाली है। किस प्रकार से कि जैसे आपने 11th क्लास में फिजिक्स या मैथ से मैथ लिए, तो आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, बायो वाले नीट पीएमटी में जाओगे, इसके अलावा बीटेक में जाओगे, या फिर किसी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है तो वो साइंटिस्ट वगैरह। तो इस प्रकार से बहुत सारी उसकी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। ठीक है। तो ये सब जो सब्जेक्ट है एक तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन कब है? जब आप इसे अच्छे से सीखोगे, अच्छे से पढ़ोगे। कब? अगर आपको फिजिक्स बोर लगेगी ना, तो फिजिक्स बोरिंग नहीं है, फिजिक्स पढ़ाने वाला बोरिंग हो सकता है। यदि आपको फिजिक्स बोरिंग लग रही है, तो इसलिए फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसे आप यदि पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा। और मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि फिजिक्स को आप फील करोगे। वो कहते हैं ना कि देखी हुई चीजें भूल सकते हैं, सुनी हुई चीजें भूल सकते हैं, लेकिन फील करी हुई जो चीजें होती हैं उन्हें नहीं भूल सकते। तो इसलिए फील करना जरूरी है और हम फिजिक्स को फील करेंगे। ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। 11th क्लास का चैप्टर है 7, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में अपन समझते हैं। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है, आपने शायद पिछली क्लासों में जैसे कि 8th 9th 10th उनमें आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में सुना तो होगा कि सीधा सा आपने पढ़ा होगा, सीधा बता दिया जाता है और किताबों में भी बताया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया है। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल राइट है, न्यूटन ने दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जैसे लोग भी कहते हैं ना, यदि ये न्यूटन नहीं होता तो इतनी फिजिक्स पढ़नी नहीं पड़ती, इतनी सारी फिजिक्स बना के छोड़ गया। तो ऐसा कहते हैं, या ऐसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी खोज न्यूटन ने करी। यही कह रहे हो ना कि गुरुत्वाकर्षण है जिसकी खोज न्यूटन ने करी है। ये सरासर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपने तो पढ़ लिया कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने करी है। कैसे? कि न्यूटन कहीं जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गया था, जैसे इस प्रकार से पेड़ के जाकर के नीचे बैठ गया, एप्पल का पेड़ था, एप्पल गिरा उसके सर पर, तो उसे उसने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। बात तो सही है, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, क्या कारण है, इसका रीजन क्या है? तो न्यूटन ने इसके बारे में नियम दे दिया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो इस वजह से न्यूटन साहब को ही इस गुरुत्वाकर्षण का खोजकर्ता माना गया। इसे ही मतलब एक असाधारण वैज्ञानिक का नाम दिया गया कि जो अपन के न्यूटन साहब हैं उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया है। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि एक सीधे न्यूटन साहब ही आए और उन्होंने सीधा पेड़ के नीचे गए और सीधा ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। ये बिल्कुल गलत है। इस गुरुत्वाकर्षण की खोज करने में
यानी कितनी जिंदगियां गुजर गई, कितनी सदियां गुजर गई, 2 से 3 सदी गुजर गई इस गुरुत्वाकर्षण की खोज करने में। यानी कितने व्यक्ति आए, कितने साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके बारे में बताया, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहे, असफल रहे। तो इस वजह से उनको अपन पढ़ते नहीं है। लास्ट में जो न्यूटन साहब आए, उन्होंने बता दिया, तो हम केवल उनको ही पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इस गुरुत्वाकर्षण के बारे में इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि सबसे पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण आपने प्रकृति में देखा होगा सीधे। जैसे आप देखते हो कि यदि आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, है ना, किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो आपको उतरने में ज्यादा आसानी होती है चढ़ने से ज्यादा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। उसकी ये वजह है, एक जैसे बरसात हो रही है तो बरसात की जो बूंदें नीचे ही आ रही है, बरसात की बूंदें नीचे ही आ रही है। और जैसे कोई आपने कोई वस्तु ली, वो नीचे से ऊपर फेंकी, नीचे से ऊपर फेंकी इस प्रकार से, और वो नीचे ही आती है। उसका कारण क्या है? तो इस वजह से बहुत से व्यक्तियों, बहुत से वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये वस्तु नीचे ही क्यों आ रही है, क्या कारण है, क्या वजह है जिससे ये पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। इसका क्या वजह है, क्या कारण है, क्या हो सकता है? उनके मन में भी ये सवाल आए। अब जैसे इन्होंने बताया, न्यूटन साहब ने, कि जो पृथ्वी है वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित कर रही है। ठीक है, ऐसे बताया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या पृथ्वी खींच रही है अपनी तरफ? क्या ऐसा संभव नहीं है? क्या क्या पता ऊपर से कोई धक्का दे रहा है? ये भी तो हो सकता है ना कि कोई धक्का दे रहा है तब जाके वो नीचे आ रही है। ये भी तो पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकता? तो इसके बारे में आप सोचिए, आप अच्छे साइंटिस्ट बनिए, तब जाके आप इसके बारे में खोज करिए, पता लगाइए। बाकी का हम जिस जो अपने वैज्ञानिकों ने बताया है उसके हिसाब से अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको बताया कि किसी वस्तु को ऊपर फेंका तो वो नीचे आ रही है, तो इसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं बताता हूं कि एक अपन के गैलीलियो नामक, कौन? गैलीलियो। ये कौन है? न्यूटन साहब। ये अपन के कौन है? न्यूटन साहब। पेड़ के नीचे बैठे हैं, बढ़िया, एप्पल गिरा है और गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले अपन के एक, सबसे पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक आए। पहले तो नहीं, बाद में आए, लेकिन जो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने बताया। इन्होंने क्या बताया? ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, एक सेकंड। कौन आए? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक आए। ठीक है, गैलीलियो, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने बताया, उन्होंने एक चीज खोज करी। उन्होंने बताया कि कोई वस्तु गिर रही है, कोई पिंड है, चाहे उसका पिंड या वस्तु, चाहे उसका कुछ भी द्रव्यमान है, तो वो एक समान वेग, एक समान त्वरण से नीचे गिरती है। जैसे मैं इसको ऊपर से गिरूं तो एक समान, या चाहे मैं इसको डालूं या ऊपर से किसी कुर्सी को डालूं, तो इनका द्रव्यमान चाहे कुछ भी है, ये एक समान त्वरण से पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं। उन्होंने बता दिया। फिर बाद में इन्होंने कह तो दिया, फिर उन्होंने कुछ प्रयोग करके बताया कि, और उस जो गुरुत्वीय जो त्वरण आता है, यानी पृथ्वी की तरफ जो आकर्षित कर रहा है, वो जो वो त्वरण है, उस त्वरण का उन्होंने प्रयोग करके प्रायोगिक मान निकाला। वो लगभग जो अभी अपन का जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, अपन इसके जी के मान के बारे में बात करेंगे आगे, तो जो जी का मान है इसके लगभग बराबर ही आया। तो गैलीलियो नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो बताया कि जो वस्तुएं हैं पृथ्वी की तरफ एक समान ऊपर से नीचे आती हैं, तो एक समान त्वरण से गति करती हैं, यानी कांस्टेंट जो त्वरण होता है उससे गति कर रही हैं। कुछ भी द्रव्यमान है किसी भी वस्तु का, उस द्रव्यमान पर वो डिपेंड नहीं करती हैं। तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने ऐसा तो कह दिया। और
इनका जो उन्होंने जो मान निकाला वो लगभग लगभग बराबर, जो अभी जो मान प्राप्त हुए हैं बाद में जब न्यूटन साहब ने बताए हैं उसके लगभग बराबर ही था। तो वो उसके बारे में तब कह तो गए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से उसको संतुष्ट नहीं कर पाए या सत्यापित नहीं कर पाए। फिर जो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पहले, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पहले एक टॉलमी नामक वैज्ञानिक आए। कौन? टॉलमी। सबसे पहले 2000 वर्ष पूर्व कौन आए? टॉलमी नामक साइंटिस्ट। ठीक है। इन्होंने बताया कि जो आपके ब्रह्मांड में जो भी तारे हैं, ग्रह हैं, सूर्य है, वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। किसके? पृथ्वी के चारों ओर। यानी इन्होंने में एक मॉडल दिया जिसे भूकेंद्री मॉडल दिया। कौन सा? भूकेंद्री मॉडल दिया। टॉलमी नाम है वैज्ञानिक। भूकेंद्री मतलब जो ग्रह हैं, तारे हैं और जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, और ऑब्वियसली है तो परिक्रमा कर रहे हैं तो वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये कह दिया, लेकिन इसको समझाना बहुत जटिल हो गया कि किस प्रकार से ये गति कर रहे हैं, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी के चारों ओर कर रहे हैं, तो आगे जाके ये असफल रहे। फिर इनके बाद लगभग सेकंड नंबर पर इनके बाद अपन के वैज्ञानिक आए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी आए। आर्यभट्ट जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि जो ग्रह है और जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया, उन्होंने मॉडल दिया सूर्य केंद्री। कौन सा? सूर्य केंद्री मॉडल उन्होंने दिया, सूर्य केंद्री। यानी कि जो ग्रह हैं, तारे हैं और पृथ्वी है, ये सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य केंद्री मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये बात तो अब तक भी सही है कि हाँ, पृथ्वी और जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इतना नहीं बताया कि ये किस प्रकार, किस पथ पर कर रहे हैं। बस जिस प्रकार से पहले बताया गया कि वृत्ताकार पथ पर कर रहे हैं, तो उसी प्रकार इन्होंने भी कह दिया कि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इतना कह करके छोड़ दिया। आगे कुछ समय बाद एक निकोलस कोपरनिकस नाम के व्यक्ति आए। ईसाई के थे, निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने क्या करा? इन्होंने भी प्रयोग यानी परीक्षण किए बहुत सारे। ठीक है, इन्होंने भी ग्रहों की गति के परीक्षण किए, लेकिन इन्होंने जो परीक्षण किए उसमें बताया, एक सेकेंड, हाँ जी। तो कौन से वैज्ञानिक थे? निकोलस कोपरनिकस। तो इन्होंने बताया कि जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य के जो ग्रह हैं, तारे हैं, पृथ्वी है, वो सभी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो सूर्य जो है वो केंद्र पर स्थित है, पृथ्वी के केंद्र पर।
सूर्य कहां पर स्थित है? वृत्त के केंद्र पर स्थित है। जैसे ये सर्किल है तो यहाँ पर जो सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है। तो इन्होंने इसको सूर्य को केंद्र माना और बाकी सभी ग्रह उपग्रह इसके चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने सूर्य को केंद्र मान करके एक मॉडल प्रस्तावित कर दिया, ठीक है। और उन्होंने बता दिया कि सूर्य जो केंद्र पर होता है, बाकी जो ग्रह हैं वो उनके चारों ओर परिक्रमा, वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये बात तब की है जब गैलीलियो नामक वैज्ञानिक थे। गैलीलियो ने इनका साथ दिया, लेकिन ये जो मॉडल प्रस्तावित किया गया, इस पर कुछ संदेह मिले, कुछ मतलब इससे प्रमाण माने गए कि आपके पास क्या प्रमाण है ये इसका। तो इस वजह से जैसे पहले मॉडल दिया गया था कि पृथ्वी का, फिर सूर्य वाला दे दिया, तो अब इन पर प्रमाण मांगे गए। फिर जो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनका कोपरनिकस का साथ दिया। उन्होंने कहा ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इनके जो बाद चौथे नंबर के जो वैज्ञानिक आए, वो गैलीलियो के काल के थे, जिनका नाम था टाइको ब्रे। टाइको ब्रे नामक वैज्ञानिक थे। फिर इन्होंने क्या करा कि इनके पास कोई भी व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे, इन्होंने जब इसके बारे में सुना, ग्रहों की गति के नियम के बारे में, तो इन्होंने भी इनके पास कुछ उपकरण नहीं था, तो इन्होंने अपनी नंगी आंखों से, मतलब कुछ भी दूरबीन या कुछ भी प्रयोग किए बिना नंगी आंखों से अपना पूरा जो जीवन काल है, वो पूरा जीवन काल उस प्रयोग में ही निकाल दिए, ठीक है। तो इनका जो पूरा जीवन काल है परीक्षण करने में ही चला गया। इन्होंने कुछ मतलब बताया नहीं। तो इनके एक सहायक मतलब इनके साथ एक वैज्ञानिक थे, इनके जो सहायक थे वो, और उनका नाम था लास्ट में जोहन्नस केपलर। उनका नाम क्या था? जोहन्नस केपलर। तो ये जो वैज्ञानिक थे टाइको ब्रे, इनके सहायक थे जोहन्नस केपलर, जो इनके साथ काम करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आंकड़े एकत्रित किए थे उनका विश्लेषण करके, जो केपलर साहब हैं, इन्होंने जो टाइको ब्रे ने जो आंकड़े एकत्रित किए परीक्षण करके, वो इन्होंने क्या किया, उनको विश्लेषण कर करके ग्रह की गति के 3 नियम प्रतिपादित कर दिए। केपलर ने ग्रह के 3 नियम प्रतिपादित कर दिए। कौन कौन से? सबसे पहला प्रतिपादित किया था कक्षाओं का नियम। कौन सा? कक्षाओं का नियम। नंबर 2 क्षेत्रफल का नियम। नंबर 3 आवर्तकाल का नियम। इस केपलर के नियम के बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में भी विस्तृत से जानेंगे, ठीक है। तो बस अपन इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि न्यूटन साहब कहां से कहां तक आए, ठीक है। तो जोहन्नस केपलर ने क्या किया, ग्रहों की गति के 3 नियम दे दिए। अब लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में न्यूटन साहब वही थे। तो न्यूटन साहब ने जो ये नियम थे, ये इनको ज्ञात थे, भाई केपलर ने 3 नियमों की खोज कर दी, तो ये जो नियम है न्यूटन साहब को ज्ञात हो गए, और इन्हीं नियमों के आधार पर न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दे दिया, ठीक है। तो यहां से जो न्यूटन साहब हैं, इनका नाम आता है, और ये एक असाधारण वैज्ञानिक बन जाते हैं, जिनका नाम अपन अब पढ़ रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किन्होंने दिया है? न्यूटन ने। और इसके पहले कितने सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करी। तो आप ये सीधे नहीं बोलेंगे कि गुरुत्वाकर्षण की खोज सीधे न्यूटन साहब ने कर दी। इससे पहले बहुत से वैज्ञानिक आए और वो उनकी जिंदगी गुजर गई इस गुरुत्वाकर्षण को खोज करने में। तो चलो इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या चीज होती है। तो अपन सबसे पहले न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले अपन इस चैप्टर का एक देख लेते हैं अपन को क्या क्या आगे पढ़ना है, ठीक है। देखो अपन का चैप्टर नंबर 7 गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन अपन का हो ही गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन अपन का हो गया। इंट्रोडक्शन की बारे में अपन ने बात कर ली कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने और कैसे और किस प्रकार से हुई है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन
के द्वारा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे केपलर के नियम, केपलर के ग्रह के गति के नियम। उसके बाद पढ़ेंगे अपन गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, जी के बारे में, जिसका मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको लगभग बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। जिस तरह से अपन इसको निकाल लेंगे इस प्रकार से अपन को प्राप्त होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो ऊंचाई पर, यानी जैसे अपन पृथ्वी से ऊपर जाएं या पृथ्वी से नीचे जाएं तो किस प्रकार से वो अपन का जो त्वरण है, गति है, किस प्रकार से प्रभावित होती है, उसका अध्ययन करेंगे। ऊंचाई पर जाने पर, गहराई पर जाने पर और पृथ्वी के आकार का प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करेगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी कि कोई वस्तु है, जैसे अपन स्थित है, अब पृथ्वी की जो रेडियस है, पृथ्वी की जो रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, तो पृथ्वी की रेडियस से अपन कितना ऊपर है, एच हाइट पर है, तो अपन की स्थिति क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे पलायन वेग के बारे में। पलायन वेग क्या होता है इसके बारे में विस्तृत से अपन पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा बता देता हूं कि जो पलायन वेग होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, जो पलायन वेग है यानी कोई वस्तु है वो पृथ्वी को पार कर जाए, वापस ना आए, यानी वह न्यूनतम वेग जो पृथ्वी को पार कर जाए, यानी पृथ्वी के जो क्षेत्र है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको पार कर जाए, वापस ना आए पृथ्वी पर, तो वो पलायन वेग हो जाएगा। और एक भूस्थिर उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे लास्ट में, यानी जो उपग्रह है अपन के, जैसे अपन जो टीवी वगैरह चलती है ना, तो अपन वो लगवाते हैं डिश, तो उनका सिग्नल मिलाते हैं, तो किस प्रकार से किस जगह पर अपन के सिग्नल प्राप्त होते हैं उसको घुमाने पर, तो वो डिसाइड करते हैं ये भूस्थिर उपग्रह। तो बाद में अपन सबसे लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इंट्रोडक्शन अपन का हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? न्यूटन ने। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है आपकी, हेडिंग डाल लो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो नियम है पूरे यूनिवर्स में लागू है, ना कि ये नहीं कि भारत में चल रहा है या अमेरिका में चल रहा है, ऐसा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में चलेगा, यूनिवर्स में चलेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? न्यूटन सामने दिया, किसने दिया? ये न्यूटन ने। किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन द्वारा। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने कहा, जैसे आपने देखा होगा कोई वस्तु है, जैसे मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं और ये कैमरा है, ये किसी ना किसी बल द्वारा मेरे को आकर्षित कर रहा है, या मैं इसको आकर्षित कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, या तो ये मुझे कर रहा है, मैं कर रहा हूं, कोई भी, यानी प्रत्येक जो वस्तु है ब्रह्मांड में एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके द्वारा आकर्षण किसी ना किसी बल से आकर्षित कर रही है। जैसे ये बोतल है, मैं हूं, तो ये किसी ना किसी इसके कारण मेरे पर कोई बल काम कर रहा है और मेरे कारण इस पर कोई बल काम कर रहा है, इसी वजह से ये यहाँ पर रखी हुई है, यानी कोई ना कोई बल काम कर रहा है। तो इस जो यूनिवर्स है इसमें यदि कोई भी दो पिंड हैं, कोई भी दो पिंड मान लो एक पिंड है, जैसे m1 द्रव्यमान का है, स्मॉल m1 द्रव्यमान का एक पिंड है, एक स्मॉल m2 द्रव्यमान का दूसरा पिंड है, मान के चलो, और उनको किसी डिस्टेंस पर रख देते हैं अपन, किसी दूरी पर रख देते हैं, तो इनके बीच जो बल काम कर रहा है पृथ्वी पर, इनके बीच जो बल काम कर रहा है उसको न्यूटन साहब ने बताया कि किस प्रकार ये बल इन दोनों द्रव्यमानों पर निर्भर करेगा, किस प्रकार से ये दूरी पर निर्भर करेगा। तो उसका न्यूटन साहब ने बताया कि, और जो अपन का जो जैसे पिंड है वो बिंदु द्रव्यमान होने चाहिए, यानी पॉइंट मास होने चाहिए, जैसे ऐसा नहीं फैले हुए हो कि एक कोई वहां पड़ा है कोई वहां पड़ा है, पॉइंट मास, जैसे एक ही पॉइंट पर, जैसे ये मान के चलो, ये मान लिया मैंने
ये स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड या वस्तु है और ये r डिस्टेंस पर दूसरे m2 द्रव्यमान का दूसरा पिंड है उस पर रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल काम करेगा तो न्यूटन साहब ने बताया कि न्यूटन साहब के अनुसार, न्यूटन के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु द्रव्यमान पिंडों के मध्य या बीच, किन्हीं दो बिंदु द्रव्यमान पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जो दोनों पिंड है m1 और m2, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये न्यूटन साहब ने बताया कि किन्हीं दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन बिंदु द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको परिभाषा लिख देता हूं, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमान पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, साथ साथ लिखते चलो, समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है ना? यहां तक आ गया समझ? बताओ कोई प्रॉब्लम? तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमान पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे मान लिया अपन ने दो मास हैं m1 और m2, ठीक है, r दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये जो वस्तु है m1 इसको किसी ना किसी बल से आकर्षित करेगी m2 को, m1 m2 को आकर्षित करेगी और जो m1 है वो m2 को आकर्षित करेगी। यानी इनके बीच जो बल काम कर रहा है F, वो सबसे पहली बात क्या कही थी, तो F समानुपाती होता है उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है m1 m2, ठीक है। नंबर दूसरी बात क्या कही थी, F उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। ये जो चिन्ह है किसका होता है, प्रोपोर्शनल का, ठीक है। बटे में लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो इसको यदि मैं पूरे रूप से लिखूं 1 और 2 को, तो F समानुपाती m1 m2 बटे r², पूर्ण रूप से लिख दिया दोनों को। तो यहां से जो प्रोपोर्शनल चिन्ह को यदि अपन हटाते हैं
यदि कोई भी प्रोपोर्शनल चिन्ह या समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो वहां पर एक नियतांक आ जाता है जिसे अपन समानुपाती नियतांक कहते हैं। तो F बराबर यहां पर एक समानुपाती नियतांक लगा देंगे अपन कैपिटल G, m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो ये जो नियम है ये कौन सा नियम है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, तो ये किसने दिया था? न्यूटन साहब ने। अब यहां पर ये जो G है, जो G है इसको सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। जो इसका जो मान है प्रयोगों द्वारा निकाला गया, क्या मान निकाला गया प्रयोगों द्वारा? इसका मान जो G है यहां G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है। कौन सा नियतांक है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। इसका मान प्रयोगों द्वारा निकाला गया। और वो कितना निकाला गया प्रयोगों द्वारा? एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने इसका मान निकाला 6.67 गुना 10 की पावर माइनस 11। क्या? 6.67 गुना 10 की पावर माइनस 11। इसका मात्रक क्या होगा? देखो मैं इसका मात्रक अलग से आपको निकाल के बता देता हूं। जैसे G है इसको आर स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊंगा, m1 m2 को इधर लेके जाऊंगा, तो इसका मात्रक निकाल देंगे अपन इस प्रकार से। देखो एक नोट डाल के लिख लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे फोर्स का मान क्या था अपन का? F बराबर जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन इसको। G बराबर आर स्क्वायर तो F के साथ में चला जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 m2। ठीक है, यहां से मात्रक क्या हो जाएगा? F, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और आर स्क्वायर दूरी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m1 m2 दो मास है, किलोग्राम में होगा। 1 किलोग्राम इंटू किलोग्राम तो कितना हो गया? किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो गया? किलोग्राम स्क्वायर। तो जी का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मात्रक लिख देंगे अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये जी का मान कितना आता है? 6.67 गुना 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, आगे अपन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो जी का मान है उस जी का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यानी इस पर किसी भी माध्यम में ले जाएं अपन को, पानी में ले जाएं, हवा में, जैसे हवा है तो जो इसका बल का मान हवा में होगा वही मान पानी में होगा। तो जी का मान है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसके बारे में एक चीज लिख लेते हैं, जी का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और जी का जो मान है वो किसने दिया? जी का मान प्रयोगों द्वारा, प्रयोग द्वारा किसने दिया? कैवेंडिश ने। कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। ठीक है, कैवेंडिश ने दिया। दिख जाएगा क्या इतना आपको? कैवेंडिश ने दिया। ठीक है, तो जी का मान जो है वो माध्यम पर निर्भर करता और जी का मान प्रयोग द्वारा कैवेंडिश ने दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस प्रकार से अपन इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स में लगा सकते हैं। जैसे कि अपन का प्रश्न है एक, जैसे अपन के पास दो मास है। ठीक है, मान के चलो 6 मीटर पर रखे हुए हैं। ये मान लिया 3 किलोग्राम का है और ये मान लिया 12 किलोग्राम का है। ठीक है, तो अपन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? बराबर अपन को
बल का मान ज्ञात करना है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करना है, कितना होगा F बराबर एम जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, F बराबर जी का मान कितना था 6.67 गुना 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 गुना 10 की पावर माइनस 11 गुना m1 का मान कितना दे रखा है 3 किलो। ठीक है, m2 का मान कितना दे रखा है 12 किलो 12 केजी। ठीक है, और डिस्टेंस का मान कितना देखा है r का मान 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो 6.67 गुना 10 की पावर माइनस 11 12 तिया 36 बटे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो f का मान कितना आ गया 6.67 गुना 10 की पावर माइनस 11। बताओ मात्रा क्या आएगा इसका। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अरे बेबड़ो, ये एफ का बल का मान निकाला है, बल का मान क्या होता है, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, एन जिसे एन से लिखते हैं, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है प्रति किलोग्राम स्क्वायर वो किसका मात्रक होता है जी का, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का। ठीक है, ये गलती मत कर देना आप। तो अपन का जो बल का मान वो कितना आ गया 6.67 गुना 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन, ये अपन का बल का मान आ गया। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि जो अपन का जी है इसका मात्रक तो अपन ने निकाल लिया, यदि अपन जी की विमा निकाल ले, जी की विमा निकालें, विमा क्या होगी, विमा क्या होगी इसकी, देखो इसका जो मात्रक है जब फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया था जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। अपन को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एफ जो बल है उसकी विमा रखनी है, दूरी का स्क्वायर, दूरी का जो विमा है उसकी रखनी है, m1 और m2 दो मास हैं उनकी विमाएं रखनी है। तो देखो जी बराबर जो बल है उसकी विमा कितनी होती है आप जानते हो, पहला जो चैप्टर है अपन का विमाएं यूनिट एवं डायमेंशन, इकाई और विमाएं, उसके बारे में ही था पूरा की पूरा चैप्टर, तो उसमें आपने विमाएं ज्ञात करना सीख लिया होगा बिल्कुल। ठीक है, और अगर नहीं सीखा है तो हम वो जो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको अच्छे से पढ़ाएंगे बिल्कुल एक एक चीज, और उसके बारे में टेंशन मत लो, हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे और मतलब अच्छे से फील भी कराएंगे। ठीक है, तो जो न्यूटन बल है उसकी विमा क्या होगी m1 L1 T-2, और जो दूरी है मीटर का स्क्वायर है, तो जो दूरी है उसको अपन लेंथ L से लिखते हैं, तो L का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है तो L का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे m1 m2 दो मास है, तो m जो द्रव्यमान है m1 m से लिखते हैं, लेंथ को L से लिख रहे हैं, और टाइम समय जो है उसको T से लिख रहे हैं, और नीचे क्या है द्रव्यमान तो उसको m से लिखेंगे। एक m1 इसका हो गया, एक m2 इसका हो गया, तो एक m1 इंटू m1, ये दो चीज हो गई है ना। तो देखो या इसको मैं इस प्रकार से लिखूं सीधे m2 है ना, m2, तो देखो यदि मैं m2 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो एक तो पहले से प्लस का, और ये दो ऊपर गया तो माइनस का दो, तो वन में से माइनस दो गए तो माइनस का एक बचेगा, तो m -1 बचा। L2 पहले से है और L1 ये है, तो 1 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे 3, तो L3, T का मान कितना बचेगा T-2, क्योंकि वही बचा है, तो G की जो विमाएं वो क्या निकल के आ गई m-1 L3 T-2, ये अपन की G की विमा निकल करके आ गई। ठीक है, ये जी का विमीय सूत्र हो गया। आगे अपन बात करते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण के जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मतलब इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में अपन समझ लेते हैं। ठीक है, यदि अपन मान के चलो इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने से पहले एक बार अपन
कोई गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो सार्वत्रिक नियतांक है जिसकी परिभाषा पूछ ले तो वो कैसे निकालोगे, उसे कैसे परिभाषित करेंगे? देखो जी का जो फॉर्मूला आया अपन का वो क्या आया, जी की परिभाषा निकाल लेते हैं पहले, जी की परिभाषा, ठीक है। तो जो अपन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2, यही होता है, ठीक है। तो अपन क्या करें इसमें, यदि मैं जो दोनों द्रव्यमान है उनको एक एक किलो के लिए लेता हूं, m1 1 kg का ले लिया, m2 1 kg का ले लिया, और उनको 1 मीटर डिस्टेंस पर रख देता हूं, जैसे एक ये मास लिया मैंने और ये लिया, ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है और ये भी 1 kg का है, और इनकी जो दूरी है बीच की, इनकी जो बीच की दूरी है वो भी मैं 1 मीटर ले लेता हूं। तो मैं इसको जी को कैसे परिभाषित कर सकता हूं, देखो ये भी हैंग हो गया, ये बात अच्छी नहीं लगी इसको, है ना, हैंग हो गया, गर्मी लग गई इसको, आज जयपुर में बरसात ज्यादा हो गई, इस वजह से इसको भी ठंड लग गई, शायद जुकाम हो गई। हाँ हाँ, देखो ये 1 kg का ले लिया, ये भी 1 kg का ले लिया, इनके बीच में जो दूरी है वो मान ली 1 मीटर, यानी 1 मीटर दूरी पर मान लिए। अब मैं इस ये जो मान है सारे इसमें रख लेता हूं, माना यदि अपन ने m1 बराबर m2 बराबर वो 1 kg ले लिए, ठीक है, और क्या लिया, जो डिस्टेंस है r बराबर 1 मीटर ले लिया। तो ये जो चीजें हैं मैं इस फॉर्मूले में रखूं तो जी बराबर क्या हो जाएगा, देखो f इंटू वन और बटे में 1 इंटू 1, तो जी बराबर एफ क्या आ जाएगा, जी बराबर किसके आ जाएगा, एफ के, यानी जो गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, बल के बराबर। तो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जैसे किन्हीं किन्हीं या परिभाषित करने का, जैसे किन्हीं दो इकाई द्रव्यमान के पिंडों, किन्हीं दो इकाई द्रव्यमान के पिंडों के बीच एवं इकाई दूरी पर जैसे किन्हीं दो इकाई द्रव्यमानों एवं उनके बीच की इकाई दूरी के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको परिभाषित कर देते हैं। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं इसको परिभाषित कैसे करूं, जैसे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। क्या, एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, भाई देखो एकांक द्रव्यमान वाले हैं दो पिंड, उनके बीच की जो दूरी है 1 मीटर हो तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। जैसे मैं इसकी परिभाषा लिखूं, एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो तो उनके बीच लगने वाला तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण बल का परिमाण सार्वत्रिक एक सेकंड गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक के बराबर होता है।
के बराबर होता है। तो ये किसकी परिभाषा हो गई? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, कि एकांक द्रव्यमान के दो पिंड हैं, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उनके मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए इतना? इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं जो आपको दिख जाएगा, दिख जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी क्या क्या है प्रॉपर्टीज हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे अपन इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, और आप अपने जो सब्जेक्ट है, जो आपने पसंद चूज की है, वो बिल्कुल सही पसंद करिए। आप फिजिक्स को इंटरेस्ट ले लीजिए, और आपको यदि इसमें इंटरेस्ट एक बार आने लग गया तो इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि आप फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ोगे, बायो केमिस्ट्री मैथ उनमें कम ध्यान देने लगोगे। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि अपन को सारी सब्जेक्ट भी साथ लेके चलनी होती है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, राधे राधे।